सोशल मीडिया पर एक दावा और मच गया बहुत बड़ा हंगामा। दरअसल नाजिया इलाही खान को तो आप जानते ही होंगे, उनको अब लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब ये धमकियां सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आ रही हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, आखिर कौन उन्हें ये धमकी भरे मैसेज भेज रहा है। एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट, वीडियो और पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी माने तो पहले उन्हें महाराष्ट्र के कुछ लोगों की तरफ से धमकियां मिल रही थी, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी उन्हें लगातार मैसेज आ रहे हैं और लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। नाजिया का कहना है कि पिछले कुछ वक्त से उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे मैसेज भी शेयर किए जिसमें कथित तौर से धमकी भरी जो बातें हैं वो लिखी दिखाई देती हैं। नाजिया ने कहा कि ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग का मामला नहीं है बल्कि सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित एजेंसियों से जांच की मांग की है और कहा है कि वो दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। उनके इस दावे के बाद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक एक बड़ी डिबेट हो गई है। दरअसल कुछ लोग इन सब के बीच नाजिया के सपोर्ट में आए हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इंतजार के साथ जांच की बात कह रहे हैं। फिलहाल नाजिया के इन आरोपों की अभी तक कोई भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित एजेंसियों की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। अब सबकी नजरें जांच पर हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इन कथित धमकियों के पीछे मौजूद लोगों की पहचान आखिरकार कब तक हो पाती है और वो पहचान हो पाती भी है या फिर नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। नाजिया की बात करें तो हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। अब ऐसे में उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार मामला काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा नाजिया आने वाले वक्त में और कौन से बड़े खुलासे करती हैं। फिलहाल तो इस पूरे बयान के बाद एक बार फिर से वो ट्रेंडिंग में आ गई हैं। अब ऐसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपको इन धमकियों में सच्चाई नजर आती है और आपको क्या लगता है कि नाजिया को हिंदुस्तान में क्या जान का खतरा है, और अगर जान का खतरा है तो आखिरकार उनकी जान लेने के जिम्मेदार और उसके पीछे कौन लोग हैं वो जरूर बताइएगा। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है, हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के परोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में जहांगीर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा केजीएन जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे ऐसे लव जिहाद को और ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के परोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है एनआरसी सीए के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के
प्रेजेंस को ढूंढने और ढूंढ करके निकालने की जरूरत है, क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को ये संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग भी है। जैसे झांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी। मोनालिसा को सीरिया भेजने की बात कही जा रही है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है, क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के। उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना, और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं। इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले तो कटमुल्ले निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना चाहते हैं। केरल सरकार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। क्या इस आरोप को केरल सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा नाम ले करके डिनाई कर सकती है? मैं केरल जाने को तैयार हूँ। डरता वो है जो गलत होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मतलब आप चाहेंगे? हमारा जो लीगल कार्रवाई है उसमें किसी भी तरीके की कोई कुताही ना हो, किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो। हम जैसे ही लीगल कार्रवाई के लिए वहां तक पहुंचे वैसे ही हमारी लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाए। लीगल कार्रवाई जो आप कर रहे हैं ये आप किसी सरकार के इसमें कर रहे हैं या सनोज जी के? मैं सनोज जी के सपोर्ट से कर रही हूँ, परिवार के साथ, बिल्कुल फैमिली के साथ। बेसिकली जो कंप्लेनेंट होंगे वो उसके माता पिता होंगे और सनोज जी होंगे, एंड आई एम द काउंसिल। मध्य प्रदेश सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से शायद हमारी कल मुलाकात हो रही है उनसे, बात डायरेक्ट सीएम से बात होगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, एक बेटी का मामला है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेटी का मामला है, तो सीएम साहब से हमारी कल मुलाकात हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया जी, क्या राष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात? बिल्कुल, मैं और सनोज भाई दोनों मिलने जाएंगे, और जैसे ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कानूनी कार्रवाई है जो लिखित रूप में होना बहुत जरूरी है, तो वो करने के बाद हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो राष्ट्रपति से मिलना होगा। आप भी मुस्लिम हैं जी, लव जिहाद जिस तरह से चल रहा है पूरे देश में, क्या लग रहा है आपको कि ये बाहरी ताकत है या सिर्फ देश के लोग ही कर रहे हैं? लेट मी करेक्ट यू, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैं सनातनी मुसलमान हूँ जो भारत माता की जय और वंदे मातरम पूरे शान से बोलती है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि डेफिनेटली अल कुरान के सूरह तौबा में आप जाइएगा 9:5 में, वहां पर भी बहुत सारी बातें डिसबिलीवर के लिए लिखी हुई हैं, और दावत इस्लाम ये हमारे कुरान में भी है और इस्लाम में भी है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस कर रहे हैं चाहे मुसलमान कर रहे हैं, वो अपने अपने आसमानी किताब, कुरानिक किताब और इबादत वाली किताबों के हवाले से ही कर रहे हैं। एक्चुअली केरला के सरकार ने दोनों को ऐसा छुपाया है कि अब बाहर निकालना तो बहुत जरूरी है। मोनालिसा की माँ की जो हालत है, हो सकता है कि रात तक वो एडमिट हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी, बहुत बुरा हाल है। तो केरला की सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि माँ और बेटी को बात करवाया जाए। अगर वाकई में शादी हुई है, और देखिए हम प्यार के खिलाफ नहीं है, अगर वाकई में शादी हुई है तो माँ बाप से दूरी क्यों, माँ बाप से इतना डिस्टेंस क्यों बनाने की जरूरत है? क्या माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है बच्चे पर? दूसरी बात आती है कि पूरा का पूरा शक जो है वो शर्जील इमाम पर जा रहा है, वो परोल में बाहर आया है और ये घटना सामने आई है। जिस तरीके से पीएफआई का जो एक फंडिंग और सहयोग दिख रहा है, ये भी एक जांच का विषय है और बहुत बड़े जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि अगर जांच अप्रोप्रिएट तरीके से जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो झांगुर पीर जैसा ही कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने आ जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, क्या पूरा जो है घटनाक्रम रहा है? जी, एफआईआर दर्ज की भी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, एफआईआर दर्ज होगा, राष्ट्रपति को लेटर जाएगा, सीएम साहब, मध्य प्रदेश के सीएम साहब को लेटर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को लेटर दिया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को लेटर दिया जाएगा। देश की बेटी का ये मामला है, और दोबारा देश की बेटी बोटियों में मिले, ये ना प्रधानमंत्री चाहेंगे, ना राष्ट्रपति चाहेंगे, और ना हम चाहेंगे। केरल ही क्यों चुना हमने, क्या लगता है आपको? सबको पता है, सबको पता है, केरल से ज्यादा सेफ क्या हो सकता है? जिस तरीके से पीएफआई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट केरल में कर पाता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? मध्य प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? ये सब, ये ऐसी लव जिहाद वाली शादियां जो होती हैं
वो केरल सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है। सीरिया जाने की जो है आपने आरोप लगाया कि सीरिया भी भेज सकते हैं उसको। जी हाँ, कई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो केरल में रहते हैं और वो सनोज मिश्रा भाई से कनेक्टेड है और उन्होंने ये बात कहा है कि इमीडिएट पासपोर्ट बनाने का जो उनका षड्यंत्र है वो यही है कि सीरिया भेजा जाए। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी इमीडिएट हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री आप सबसे मिलने वाली, क्या शिकायत उनकी? देश की बेटी को बचा लो, हम बोटियों में नहीं देख पाएंगे। और दूसरा कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई से मैं आग्रह करूंगी कि बीएनएस की जो धारा सेक्शन 69 है वो अप्रोप्रिएट लव जिहाद के खिलाफ नहीं है, तो लव जिहाद के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक सेक्शन बनाया जाए ताकि ऐसे उम्मा और ऐसे मुल्लों की हम सही से तबीयत से हम कार्रवाई कर सके। केरल में जो इस प्रकार से चुनाव की तारीख को कल ऐलान हुआ है, क्या लगता है कि ऐसे समय जो है इन्होंने? देखिए, बेटी बचाने हम निकले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसमें इलेक्शन देखें क्या? हम इलेक्शन का चिंता करें या हम पहले देश की हिंदू बेटी बचा लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हिंदू बेटियां कट चुकी हैं। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र दिया है जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जिस हिसाब से गाजियाबाद खोड़ा में सूर्या की जान गई है और बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर एक हिंदू बेटे की कुर्बानी जानवर समझ के किया गया है, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम में जो वेपन और तलवारबाजियां और जो जंजीर वगैरह निकलता है और जो प्रोसेशन रोड पर होता है उसको कंप्लीटली बैन कर देना है। अब इसकी दो वजह है, एक, देश के कानून के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी वेपन नहीं निकलना चाहिए, इसमें आर्म्स एक्ट आता है। दूसरा, देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से आप एकजुट गैदरिंग करके आप ब्लडशेड वगैरह गैदरिंग भी नहीं कर सकते, ब्लडशेड भी नहीं कर सकते, जिससे दूसरे धर्मों को प्रॉब्लम सामने में आए। अब मजहब वालों का क्या है कि ये बचपन से काटते पीटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं, कभी जानवर काट लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके इंसान काट देते हैं, तो इनको शायद ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को ब्लड शेड से प्रॉब्लम होता है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को मुहर्रम के नाम पर जो किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, उसको बंद कर देना चाहिए। तीसरा, कि कुरान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप मुहर्रम के नाम पर मातम करें। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीसों में ये वाज़ाह करते हैं कि अगर आपके घर में भी किसी की वफात हो जाए तो आप 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। तो ये आखिर इमाम हसन हुसैन का कत्ले आम करने वाले शिया अब तक सोग किस बात का मना रहे हैं? क्या कुरान नहीं मानते? क्या पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते? तो ये मैंने पत्र आज उनको